Hello everyone, welcome to the chanting session. Myself Priyanka Randhir. I have done BSc Nursing and my Masters is in Sociology. I have also authored 3 books in nursing. अगर आप नर्सिंग नेक्स्ट को फर्स्ट डे से फॉलो कर रहे हैं तो आपने मेरे टेस्ट एंड डिस्कशन वीडियोस भी देखे होंगे। आज जो चैंटिंग सेशन यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑन सोशियोलॉजी। सो चैंटिंग सेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको हर एक चीज हम डिटेल में बताएंगे। चैंटिंग सेशन का मतलब है कि हमने आपको वन लाइनर्स जो है उसको याद करवाना है, जो आपकी रीसेंट मेमोरी से हमने आपकी परमानेंट मेमोरी में उसको शिफ्ट करना है। और ये कैसे होगा? रेपिटेशन से। सो आई वांट कि आप मेरे साथ हर आंसर को रिपीट करें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आई एश्योर यू कि आपको ये स्लाइड के एंड तक सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद होंगे और जब आपका फाइनल एग्जाम होगा आपको जस्ट उसे रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है? सो प्लीज डू प्रॉमिस कि आप मेरे साथ रिपीट करेंगे हर आंसर। चलिए फिर फर्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। द ह्यूमन नीड टू गेट वैल्यू एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड। सो सीधा सा क्वेश्चन है कि अगर ह्यूमंस अगर हम चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिले दूसरों से, ये किस तरह की नीड है? ठीक है, सो चलिए देखते हैं। सो ये नीड है एस्टीम नीड्स। सो एस्टीम नीड्स का मतलब है कि हमारी एस्टीम से जुड़ी हुई है। नीड का मतलब क्या होता है कि हमें क्या चाहिए। सो एस्टीम के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि दूसरे हमारी रिस्पेक्ट करें। ये मास्लो हायरार्की के अंडर भी आता है, वो आप वहां पढ़ सकते हैं। सो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है कि द ह्यूमन नीड टू गेट वैल्यू एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड एस्टीम नीड्स। नाउ रिपीट इट विद मी। द ह्यूमन नीड टू गेट वैल्यू एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड राइट, वेरी गुड, एस्टीम नीड्स। एग्जैक्टली। सो एस्टीम नीड्स आपको याद रखना है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आंसर सबके छोटे ही हैं। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड लिविंग इन द सेम एरिया हु आर कंसिडर्ड एज अ यूनिट और हैविंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन। सो एक ग्रुप है लोगों का जो एक साथ रह रहा है, जिनके काफी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है और वो एक यूनिट की तरह रह रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? सो द आंसर इज कम्युनिटी। सिंपल। हम आसपास, हमें सोशियोलॉजी एज सच रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही एक अच्छी बात है सोशियोलॉजी की। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास वो सारी चीजें खुद ही हो रही हैं। हम खुद कम्युनिटी का पार्ट है, हम सोशियोलॉजी का पार्ट है। सो कम्युनिटी हम किसे कहेंगे? आप अपने आसपास देखो, आप जैसे ही लोग रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे कॉमन है, एक यूनिटी की तरह रहते हैं, एक यूनिट की तरह रहते हैं, हम यूनिटी दिखाते हैं। सो एरिया, एक डिफाइंड एरिया के लोगों को हम कहते हैं कि वो एक कम्युनिटी है, राइट? सो कौन से ऐसे लोग हैं जो कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, एक यूनिट की तरह रहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? उससे हम कहेंगे कम्युनिटी। सो रिपीट इट, क्या कहेंगे? राइट, कम्युनिटी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now, next is a person who works hard to increase his wealth is satisfying his. So, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई पैसा कमाई जा रहा है, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, तो वो अपनी किस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। सो सोशियोलॉजी में एक टर्म हम यूज करते हैं, वो अभी आपको मैं बताती हूँ कौन सी टर्म है। दैट इज पर्सनल मोटिव्स। सो मोटिव्स मीन्स आप क्या चाहते हो, राइट? आपको क्या चाहिए है। मोटिव्स वैसे अगर हम जनरल इंग्लिश में बात जनरल करें तो मोटिव्स होते हैं कि रीजन, किसी चीज को करने का क्या रीजन है, दैट इज मोटिव। लेकिन अगर हम साइकोलॉजी की टर्म में बात करें देन साइकोलॉजी में इट इज बेसिकली मोटिव्स होते हैं कि जो हमें किसी चीज को करने के लिए उत्साहित करें या प्रेरित करें, जैसे कि हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स, राइट? सो साइकोलॉजी में ये क्या है? ये हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करता है मोटिव। ओके, सो यहाँ पे सारा ध्यान है पैसा कमाने में,
पैसा किसके लिए चाहिए? अपने लिए चाहिए। इसीलिए कौन से टाइप का मोटिव होगा? ये होगा पर्सनल मोटिव। और भी मोटिव्स होते हैं लेकिन नॉट इन चैंटिंग सेशन, इसके लिए आप दूसरी वीडियोस रेफर कीजिए। सो सिंपल सा जवाब है, जो अपने को सेटिस्फाई करना चाहता है, कौन सा मोटिव है? वेरी गुड, पर्सनल मोटिव, एग्जैक्टली। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। Who is considered as the father of sociology? ठीक है, अब इतना हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इतना तो हमें पता ही होना चाहिए कि किसको कहते हैं हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी, राइट? नाउ फादर ऑफ सोशियोलॉजी जिसे हम कहते हैं, उनका नाम है ऑगस्टे कॉम्टे, राइट? ये है वो पर्सनालिटी जिन्हें हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, इन्हें क्यों कहते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी? कई बार हम रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, ऑगस्टे कॉम्टे, लेकिन हमें भूल जाता है, राइट? क्यों? क्योंकि हमारे को उसके पीछे का रीजन नहीं पता होता है। सो ऑगस्टे कॉम्टे को इसलिए कहते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी क्योंकि वो पहले थे जिन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को सोशियोलॉजी में इंप्लीमेंट किया। सो सोशियोलॉजी को उन्होंने कहा कि हमें साइंस की मदद से पढ़, साइंटिफिक मेथड्स की मदद से पढ़ना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, राइट? इसीलिए इनको हम कहते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी। सो चलो जल्दी से बताओ, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ सोशियोलॉजी? वेरी गुड, ऑगस्टे कॉम्टे, एग्जैक्टली। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीएंड्री। नाउ पॉलीएंड्री एक मैरिज की टाइप है। मैरिज के हम बहुत सारी टाइप्स पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे जो हमने पढ़नी है दैट इज पॉलीएंड्री। नाउ पॉलीएंड्री का आंसर बताने से पहले मैं आपका ध्यान थोड़ा इधर लेके जाना चाहूंगी वर्ड की तरफ। पॉली मीन्स मैनी, ओके? सो पॉली वर्ड का मतलब इंग्लिश में होता है मैनी, बहुत सारे, ठीक है? और एंड्री वर्ड जो है वो इशारा करता है किसकी तरफ? मेन की तरफ या मेल्स की तरफ। सो पॉलीएंड्री जब वर्ड आता है आपके माइंड में क्विकली क्या आना चाहिए? मैनी मेन, ओके? सो बहुत सारे मेल्स इसका मतलब है। नाउ अब एग्जैक्ट मैरिज से ये कैसे रिलेटेड है उसका आंसर हम देखते हैं। नाउ इट इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज दैट जॉइंस वन फीमेल विद मोर देन वन मेल। दैट मीन्स कि जो फीमेल, जो वाइफ है, उसके एक से ज्यादा हस्बैंड हो, ठीक है? पुराने जमाने में ये चलता था पॉलीएंड्री। इंडिया में एज सच आजकल ये नहीं है, लेकिन एक एरिया है इंडिया और नेपाल के बीच में जिसे कहते हैं प्लेटू ऑफ तिब्बत। तो वहां पे अभी भी पॉलीएंड्री को लीगल माना जाता है। वहां ऐसा होता है कि एक फीमेल है, उनके वहां रिवाज है, एक फीमेल है और एक से ज्यादा उसके हस्बैंड है, ठीक है? ये आपको मैं एक पिक्चर दिखा रही हूँ, इमेज दिखा रही हूँ, जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो एक वाइफ एंड इस पिक्चर में 4 हस्बैंड है। सो दिस इज नोन एज पॉलीएंड्री। पॉलीगैमी। नाउ पॉलीगैमी का क्या मतलब है? फिर से वही मेनी, पॉली मीन्स मेनी। नाउ गैमी इज रिलेटेड टू, ये आपने गायनी में भी पढ़ा होगा, गिमीट्स भी पढ़ते हैं हम वैसे। सो गैमी इज बेसिकली रिलेटेड टू फीमेल्स, ठीक है? उसमें तो थोड़ा सा अलग है, बट सोशियोलॉजी में वी यूज दिस टर्म इन एज गैमी एज फीमेल, ठीक है? ओके, पॉलीगैमी मीन्स पॉलीएंड्री का ऑपोजिट, दैट मीन्स मेनी फीमेल्स। तो क्या होगा इसमें? राइट, एग्जैक्टली। इसमें क्या होगा? इसमें वाइफ जो है वो बहुत सारी होंगी और जो हस्बैंड है वो एक ही होगा, ठीक है? सो अ फॉर्म ऑफ मैरिज दैट जॉइंस वन मेल विद मोर देन वन फीमेल। सो ये भी जो है इंडिया में 1956 में इसको इलीगल कर दिया था। पहले होता था बट बाद में 1956 में इसको जब इलीगल कर दिया था तो बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए थे, स्पेशली मुस्लिम्स को इन्होंने एक्सक्लूड किया इसके लिए, ठीक है? सो क्योंकि मुस्लिम्स में इट इज अलाउड टू हैव 4 वाइफ्स, राइट? और हिंदूज जो गोवा के हैं उनमें भी ये एक्सक्लूडेड था। सो फिलहाल इतने डिटेल में नहीं हम जाएंगे, चैंटिंग पे हैं। तो पॉलीगैमी इज मेनी फीमेल्स, पॉलीगैमी इज गुड।
many females. Okay, now अब ये आपको याद कैसे रहेगा पॉलीगैमी? एक तो आपको वर्ड से ही पता चल जाना चाहिए, दूसरा अब जो मैं आपको इमेज दिखाने वाली हूँ उससे तो आपको ये पक्का याद रहने वाला है, ठीक है? सो चलें पहले इमेज देखते हैं. ओके, सो हु इज दिस? कपिल शर्मा, राइट. सो कपिल शर्मा की एक मूवी आई थी, किस किस को प्यार करूं. सो उसमें जो पॉलीगैमी है वो देखने को मिली थी. एक ही टाइम पे उसकी 3 वाइफ्स थी. सो जो भी रीजन था, बट पॉलीगैमी आप ऐसे याद कर सकते हो. ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैरिज प्रैक्टिस विद इन द ग्रुप इज कॉल्ड. ठीक है, अब ये भी आप अपने आसपास जरूर देखते होंगे. ठीक है, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल ओके. आंसर क्या है इसका? एंडोगैमी. फिर से मैं हमेशा वर्ड्स पे जाती हूँ क्योंकि इससे याद करना इजी होता है. ओके, सो एंडो मीन्स आपने बहुत बार पढ़ा होगा इंटरनल, अंदर, है ना, एंडो. गैमी इज रिलेटेड टू, हियर द गैमी इज रिलेटेड टू मैरिज, राइट. पहले हमने फीमेल्स से रिलेट किया था ना, दैट वाज आल्सो एक्चुअली मैरिज बिकॉज इट वाज टाइप ऑफ मैरिज, बट मैंने आपको फीमेल से रिलेट करके उसको याद करवाया था. सो एंडो मीन्स इंटरनल एंड गैमी इज रिलेटेड टू मैरिज. सो एंडोगैमी का क्या मतलब होता है कि आप अपने ही ग्रुप के अंदर करो मैरिज, राइट. ये आपने अपने घरों में भी देखा होगा. सभी कहते हैं ना आउट ऑफ कास्ट में मैरिज करनी, कास्ट के बीच में करनी है. सो व्हाट इज कास्ट? कास्ट इज अ ग्रुप. ठीक है, सो ग्रुप के अंदर, अपने ही ग्रुप के अंदर मैरिज करनी इज कॉल्ड एज एंडोगैमी. व्हाट इट इज कॉल्ड? राइट, एंडोगैमी. ओके, नाउ इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी. एक इसका ऑपोजिट होता है एक्सोगैमी. नाउ एक्सो वर्ड एंडो का बिल्कुल ऑपोजिट. एक्सो मीन्स बाहर. एक्सोगैमी मीन्स कि आप अपने कास्ट में नहीं, कास्ट के बाहर करो. कास्ट के बाहर इन सेंस मीन्स सब कास्ट के बाहर, नॉट एग्जैक्टली आउट ऑफ कास्ट. ठीक है, सो लाइक गोत्र वगैरह में, लाइक दैट. ठीक है, सो एक्सोगैमी मीन्स कि जैसे आपने देखा होगा जाट्स, हरियाणा के जो जाट्स होते हैं उनके यहाँ रिवाज है कि आपके गांव में 21 कोस या 22 कोस, कुछ लिमिट उन्होंने सेट करी है, उसके अंदर आप मैरिज नहीं कर सकते. ठीक है, उसके अंदर नहीं कर सकते, उतने कोस के बाहर कर लो. करोगे आप अपनी कास्ट में, लेकिन विलेज के लिए वो क्या हो जाएगी? एक्सोगैमी. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट. ओके, नेक्स्ट. अब ये जो कंसेप्ट दिया था एंडोगैमी एक्सोगैमी का, ये दिया था जीएस घुरे ने. बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं और ये कहते थे कि जो कास्ट सिस्टम है वो इन्हीं की वजह से टिका हुआ है. जो सदियों से कास्ट सिस्टम इंडिया में चलता आ रहा है वो इसीलिए अभी तक चल रहा है क्योंकि एंडोगैमी है. आप खुद सोचो, अगर कास्ट के बाहर शादियां होने लगी तो कास्ट का जो अपना जो कैरेक्टरिस्टिक है कास्ट का वो लूज हो जाएगा. ठीक है, जो बेस है कास्ट का वो रहेगा ही नहीं. सो एंडोगैमी की वजह से ही क्या हो रहा है, कास्ट सिस्टम अभी तक बने हुए हैं. ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको एक टर्म मैं न्यू बताऊंगी, दैट इज हाइपरगैमी. मैंने एक्सोगैमी भी बता दिया आपको, एंडोगैमी भी बता दिया. नाउ इट इज हाइपरगैमी. हाइपरगैमी का मतलब है, हाइपर का वैसे मतलब होता है ज्यादा, ऊपर, है ना. यहाँ पे भी वही मतलब है. हाइपरगैमी का मतलब है कि जो लोअर कास्ट की गर्ल्स हैं वो अपर कास्ट में शादी कर सकती हैं, राइट. ये है हाइपरगैमी. बट लोअर कास्ट का कोई बॉय अपर कास्ट में शादी नहीं कर सकता. ओके, सो हाइपरगैमी इज जस्ट रिलेटेड टू द फीमेल्स. सो ये टर्म आपको याद होनी चाहिए. नाउ एक बार फिर रिपीट करेंगे. मैरिज प्रैक्टिस विद इन अ ग्रुप इज कॉल्ड, राइट, एंडोगैमी. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, द जनरल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कल्चर इज रेफर्ड टू एज. ठीक है, जो हम कल्चर अपनाते हैं उसको, जनरल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, राइट. सो इट इज नोन एज सोशलाइजेशन. कहते हैं ना, सोशलाइज हो रहे हैं. सोशलाइज मीन्स आप अपने आसपास के जो रीति रिवाज हैं, जो उनका कल्चर है, आप उनको कैसे अपना रहे हैं, उसी को हम सोशलाइजेशन कहते हैं, राइट. सो क्या है सोशलाइजेशन?
एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, हम अपने आसपास के कल्चर को अपनाते हैं, राइट। सो इस टर्म को हम क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन, करेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सोशलाइजेशन क्या है, कल्चर को अपनाना। कैसे अपनाओगे कल्चर? सोशियोलॉजी में इसके कुछ स्टेजेस हैं। ये स्टेजेस जब आप देखोगे ये कुछ कुछ सिमिलर है साइकोलॉजी वाली स्टेजेस से, ठीक है। उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको नाम पता होने चाहिए। नाउ क्या क्या स्टेजेस हैं? सबसे पहले ओरल स्टेज। नाउ मैं आपने ये सारी स्टेजेस पढ़ी होंगी साइकोलॉजी में, बट सोशियोलॉजी से मैं उसे रिलेट करके अभी आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। सबसे पहली स्टेज है ओरल स्टेज। ना ओरल स्टेज का क्या मतलब है? ओरल स्टेज में बच्चा जो है वो कम सोशलाइज होता है, राइट। क्यों कम सोशलाइज होता है? क्योंकि वो अपनी सारी जरूरतों पे के लिए अपनी मदर पे डिपेंडेंट होता है। तो जब वो खुद ही डिपेंडेंट है, वो सोशलाइज होने का उसे इतना मौका मिलता ही नहीं है, राइट। देन कम्स एनल स्टेज। अब एनल स्टेज में धीरे धीरे बच्चा क्या कर रहा है, धीरे धीरे बच्चा जो है वो अपने काम खुद, मतलब डिपेंडेंट जो पहले था उससे हटने की कोशिश करता है, इंडिपेंडेंट होने की थोड़ी कोशिश करना शुरू कर देता है, ठीक है। मींस वो सोशलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, ओके। देन कम्स ओडिपियल स्टेज। अब ओडिपियल स्टेज में क्या है, इसमें आपने पढ़ा होगा, साइको एनालिटिकल थियोरी में भी ये दिया होगा। ओडिपियल स्टेज में क्या है कि जो सन होते हैं, बेटे होते हैं, उनका एक अट्रैक्शन जो है वो मदर की तरफ बढ़ने लगता है। तो ये प्रोसेस सोशलाइजेशन ही है। और जो डॉटर्स होती है उनका फादर की तरफ अट्रैक्शन होने लगता है। ये जो है ये सोशलाइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो गई है, राइट। अब वो अपने जो पर्सनल चीजें थी, जो उनकी प्रायोरिटीज थी, अब वो चेंज हो रही हैं। देन कम लिटेंसी स्टेज। लिटेंसी स्टेज का मतलब होता है कि ग्रुप वाली स्टेज आ गई, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, अब वो बाहर निकलना शुरू, अब स्कूल वाली स्टेज आ जाएगी, वो बाहर निकलना शुरू हो रहा है, वो लोगों को देख रहा है और सोशलाइज हो रहा है। देन कम्स एडोलसेंट स्टेज, ठीक है। लिटेंसी स्टेज को हम गैंग स्टेज भी कहते हैं, ओके। देन कम्स एडोलसेंट। एडोलसेंट स्टेज आपको पता है उसमें सबसे ज्यादा सोशलाइजेशन होगी, राइट। यही है सारी स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में आज सच आपको चारों स्टेजेस का तो नहीं आएगा। क्वेश्चन जो आया था दैट वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन। कौन सी स्टेज नहीं है सोशलाइजेशन की, ठीक है। तो उसमें जो ऑप्शन था दैट वाज द करेक्ट आंसर वाज डेस्पेयर। तो उसमें उन्होंने ये 3 ऑप्शन दिए थे इनमें से, और एक ऑप्शन दिया था डेस्पेयर। तो आपने कौन सा टिक करना था? डेस्पेयर, क्योंकि डेस्पेयर जो है वो स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन नहीं है, राइट। क्वेश्चंस ऐसे घुमा के भी आते हैं, क्वेश्चंस आपको ध्यान से पढ़ने हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग। नाउ सोशलाइजेशन के प्रोसेस में हम क्या होता है, ठीक है। नाउ सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग क्या होता है, inducting people to adapt in society। सोशलाइजेशन का मेन मकसद, मेन काम यही है कि जो लोग हैं वो सोसाइटी के साथ घुल मिलना सीख जाएं, घुल मिल जाएं, उससे अडेप्ट कर लें, ठीक है। अगर अडेप्ट नहीं करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट होंगी, राइट। मेन सोशलाइजेशन जो है उसमें क्या है, inducting people to adapt in society, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the process by which the individual learns to conform to the norms of a group is। now norms means जो suppose हम एक कम्युनिटी में, ग्रुप है हमारा कम्युनिटी, हम कम्युनिटी में रह रहे हैं, उन्होंने कुछ रूल सेट करे हैं, ठीक है, कि ये करना गलत है, ये करना सही है, उसे हम नॉर्म्स कहते हैं। चोरी करना गलत होता है, ठीक है। प्रेयर करना, अच्छे से वर्शिप करना गॉड की, दैट इज गुड। बड़ों का आदर करना, दैट इज गुड, ठीक है। सोसाइटी ने हमारे कुछ नॉर्म सेट करे हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है वो कौन सा प्रोसेस है जिससे कि इंडिविजुअल लर्न करता है कि हमें अपने नॉर्म्स जो हमारे सेट हैं उनके साथ कंफर्मिटी दिखानी चाहिए, उन्हें मानना चाहिए। द आंसर इज अगेन सोशलाइजेशन।
जब लोग सोशलाइज होंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा क्या हमारी सोसाइटी हमसे चाहती है, राइट। सपोज हमारी सोसाइटी अच्छी लोगों की सोसाइटी है तो ऑब्वियसली वो गलत कामों को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमें भी पता चलेगा जब हम सोशलाइज होंगे कि हमें ये काम नहीं करने हैं, राइट। So the process by which the individual learns to conform to the norms of the group is known as socialization. Okay, the next question now. Providing education to the school, college and street children on prevention of drug addiction is an example of dash prevention. अब ये क्वेश्चन जो है आपने कम्युनिटी में भी पढ़ा होगा, राइट। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन होते हैं जो, यहाँ पे भी वही है। सो हमने बस ये बताना है कि ये कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। तो ये है हमारा प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन। ओके, सो प्रिमोर्डियल का वैसे मतलब जनरल अगर हम देखें तो उसका मतलब है कि अभी रिस्क फैक्टर डेवलप हुए नहीं है, उससे पहले ही हम क्या करते हैं, बचाने की कोशिश, प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यही होता है स्कूल कॉलेजेस में जो है हमें यही सिखाते हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन की यहाँ पे बात करी है कि उनको हम ये सिखाना चाहते हैं कि वो एडिक्टेड ना हो जाए, ड्रग एडिक्ट ना बने। तो अभी हमने उनमें कोई सिम्टम्स देखे नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते कि उनमें रिस्क डेवलप हो भी किसी तरह का। सो पहले ही हम क्या करना चाह रहे हैं, हम उसे प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, इसलिए प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन है। अगर उनमें हमें रिस्क दिख रहा है कि वो ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं जहां चांसेस है, तब हम उसे प्राइमरी प्रिवेंशन कहेंगे। Any small group marked by continuous close interaction of a highly personal and emotionally supportive nature is called an या a dash group। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि अगर कोई ग्रुप है जो आपस में बड़े प्यार से रह रहा है, इमोशनली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इंटरेक्शन उनमें बहुत ज्यादा है, तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, उस ग्रुप को हम कहेंगे प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप होते हैं, रेफरेंस ग्रुप होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, बहुत तरह के ग्रुप होते हैं। ठीक है, बेसिक डिफरेंस सारों में है कि आपस में आप किस चीज से जुड़े हो। सो प्राइमरी ग्रुप का बेस्ट एग्जांपल है फैमिली। फैमिली में हम किस चीज से जुड़े होते हैं, प्यार से। ठीक है, हमारे इमोशंस होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने का नेचर होता है, हमारी कंटिन्यूअस इंटरेक्शंस होती है। सो फैमिली इज अ प्राइमरी ग्रुप, राइट। सेकेंडरी ग्रुप हम कहते हैं कि जिससे हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं होता, बीच बीच में होता है और लॉन्ग टर्म भी नहीं होता। प्राइमरी इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म। ओके, जैसे कि आपने किसी से काम करवाया, उसको पैसे दिए, डेली वेजेस के बेसिस पे आपने उससे काम करा लिया, दैट इज सेकेंडरी ग्रुप। एक होता है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप होता है कि जैसे आप किसी को सिखाना चाहते हो कि देखो भाई वो कितना अच्छा काम कर रहा है ना, तुम भी वैसे बनो। जैसे हम कहते हैं आपके पेरेंट्स तो बहुत अच्छे थे, देखो उनसे कुछ सीखो, आपके टीचर तो बहुत अच्छे थे, उनसे कुछ सीखो। टीचर और पेरेंट्स यहाँ पे क्या है, रेफरेंस ग्रुप। ठीक है, आप उनकी रेफरेंस दे रहे हो। एंड इंटरेस्ट ग्रुप होता है कि बस आप जो है, जैसे आप यूनियंस देखी होंगी कि सारों का मोटिव एक होता है और वो किसी एक चीज के लिए लड़ते हैं। ठीक है, यूनियन बनी होती है, अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं। सो दैट इज इंटरेस्ट ग्रुप, कि सबका कॉमन इंटरेस्ट है। बट यहाँ आपको याद रखना है कि जो इमोशनली ग्रुप अटैच्ड है, जो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए है, इंटरेक्शंस बहुत क्लोज हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रुप। एग्जैक्टली। चलिए नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट, हु सेड दैट मैन इज अ सोशल एनिमल। नाउ ये किसने कहा था, अब इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, बस आपको याद करना है किसने कहा था। ये एरिस्टोटल ने कहा था। सो एरिस्टोटल ने ये क्यों कहा था, वो उसने इसलिए कहा था कि जो मैन है, लाइक मैन, सिंपल मैन, वो क्या है, जब वो जैसे पैदा होते हैं वो सोशल इंटरेक्शन करना शुरू कर देते हैं, थ्रू आउट लाइफ सोशल इंटरेक्शन करते हैं, और इवन डेथ तक भी उनकी सोशल इंटरेक्शन रहती है। इन सारी चीजों को देखकर एरिस्टोटल जो बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा कि मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, सो ये आप प्लीज याद करिए। सो किसने कहा था मैन इज अ सोशल एनिमल, रिपीटेड, एरिस्टोटल, राइट। चलिए, ओके, एज पर 2011 सेंसस सर्वे, dash % of population of India
suffer from disability in the identified 8 categories. नाउ इन्होंने सिंपल पूछा है कि कितने परसेंट जो है पॉपुलेशन वो डिसेबिलिटी के अंडर थे। अब आप सोचोगे कि ये थोड़ा कम्युनिटी का क्वेश्चन है। जी बिल्कुल है कम्युनिटी का, लेकिन कम्युनिटी भी तो सोशियोलॉजी में ही आता है, राइट? सो कुछ क्वेश्चंस आपको कम्युनिटी के भी यहाँ पे मिलेंगे। ओके, सो ये 2011 सेंसस के हिसाब से पूछा है। जैसे जैसे सेंसस चेंज होते रहते हैं ये वैल्यूज चेंज होंगी। सो आप इसको फिलहाल 2011 के हिसाब से आप इसे याद कीजिए। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द आंसर। द आंसर इज 2.21, राइट? सो फिलहाल 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग द आंसर इज 2.21। याद करना भी इजी है, 2 कुछ ज्यादा ही 2 है, ऊपर भी 2 और 1 है और नीचे भी 2 1 है। 2011 था, यहाँ 2.21 है। सो इसे याद करना आसान है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, राइट? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके, कास्ट स्टेटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब कास्ट की बात हमेशा सोशियोलॉजी में होती है, तो कास्ट स्टेटस किस चीज का एग्जाम्पल है? सो ये है एग्जाम्पल एस्क्राइब्ड स्टेटस का। एस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? एस्क्राइब्ड का मतलब होता है बाय बर्थ। अब आप जब पैदा हुए थे, आपको पता था आप कहाँ पैदा हो रहे हो, किस कास्ट में पैदा हो रहे हो? नहीं पता था। तो यही मतलब है, ये मैं आपको एक बार हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। ये है एस्क्राइब्ड। एस्क्राइब्ड मीन्स बाय बर्थ। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उससे बाय बर्थ ही एक कास्ट मिल जाती है। मिल जाती है, राइट? सो बाय बर्थ ही जो चीज मिल जाए। कास्ट को हम किसके एग्जाम्पल में देखते हैं? एस्क्राइब्ड स्टेटस। इट इज नॉट एक्वायर्ड वन। कास्ट आप बाद में नहीं लेते हो, आपको बचपन से ही मिलती है बाय बर्थ। सो कास्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्क्राइब्ड स्टेटस, राइट? नाउ ये किसने बताया था? ये बताया था बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार ये चीज पे फोकस किया था कि कास्ट जो है वो एस्क्राइब्ड स्टेटस है। दैट वाज बैरमन एंड सिन्हा। ओके, सो सिन्हा एंड बैरमन वो 2 जने थे, 2 सोशियोलॉजिस्ट थे जो जाने जाते हैं पहली बार कास्ट स्टेटस को एस्क्राइब्ड कहलाने के लिए। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो कास्ट सिस्टम है वो एक सिस्टम है बर्थ एस्क्राइब्ड स्ट्रैटिफिकेशन का। स्ट्रैटिफिकेशन होती है जो आप डिविजन्स होती है ना, जैसे लोअर कास्ट, देन अपर कास्ट, मिडिल कास्ट, अपर कास्ट, ये इसको हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। सो कास्ट की स्ट्रैटिफिकेशन को एस्क्राइब्ड किसने कहा था कि एस्क्राइब्ड है? ये बैरमन एंड सिन्हा। नाउ डैश इज द बेटर इंडिकेटर ऑफ स्टूडेंट इंटरैक्शन। अब एक ग्रुप है, लेट्स सपोज एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का, आप जानना चाहते हैं कि उस ग्रुप के बीच की इंटरैक्शंस जो हैं आप उनको स्टडी करना चाहते हो, राइट? सो हमें कोई ना कोई टूल चाहिए, तो उसे स्टडी करने के लिए जो टूल आता है दैट इज कॉल्ड सोशियोग्राम। ठीक है, सो सोशियोग्राम ये आपने याद करना है। सोशियोग्राम इज अ टूल यूज्ड इन सोशियोलॉजी या कम्युनिटी में भी यूज कर सकते हैं। किसके लिए? स्टूडेंट्स की इंटरैक्शन को जानने के लिए। सोशियोग्राम में क्या करते हैं? एक दूसरे से सवाल करते हैं, हर एक ग्रुप मेंबर से सवाल करते हैं कि आपको मतलब उनके आपस के ग्रुप मेंबर्स के बारे में। सिंपल आपको ये याद रखना है। सो इंडिकेटर कौन सा है बेटर स्टूडेंट्स की इंटरैक्शन जानने के लिए? सोशियोग्राम। वेरी गुड। चलिए, नाउ व्हाट इज अर्बन पॉवर्टी? अर्बन वर्ड होता है सिटी वाले एरिया के लिए, ठीक है, थोड़ा डेवलप्ड एरिया। पॉवर्टी मीन्स यो कमी है किसी चीज की, ठीक है। यहाँ लिटरली पॉवर्टी आप ये नहीं ले सकते कि गरीबी, बट पॉवर्टी मीन्स कि किसी ना किसी चीज की कमी है। नाउ कब हम कहते हैं कि अर्बन पॉवर्टी है? हम तब कहते हैं अर्बन पॉवर्टी है जबकि पर पर्सन पर डे किसी मतलब एक अर्बन एरिया में रहने वाले इंसान को 2100 कैलोरीज 2100 कैलोरीज भी नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है, 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डेज मिनिमम, इतनी इससे भी कम है या इतनी भी मिल रही है तो दैट इज नोन एज अर्बन पॉवर्टी। फिर हम कहते हैं कि यहाँ इस एरिया को हम डिफाइन कर देते हैं अर्बन पॉवर्टी।
So what is urban poverty? 2100 calories per person per day. That is known as urban poverty. Okay. Now, father of demographic studies, right? ये भी आपको पता होना चाहिए. Who is known as the father of demographic studies? So it is Karl Marx. So Karl Marx is known as the father of demographic studies. ये आपको नाम याद होना चाहिए. कार्ल मार्क्स सोशियोलॉजी में भी जो है इनका नाम बहुत रिस्पेक्ट से लिया जाता है. इन्होंने बहुत सारी ऐसी थ्योरीज दी हैं जिनके बेसिस पे आगे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने वर्क किया और इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं. मैक्सिमम सोशियोलॉजिस्ट जो हैं इनके ही फॉलोअर्स हैं. सो कार्ल मार्क्स जो हैं वो बहुत ही जो सोशियोलॉजी पढ़ते हैं उनके लिए तो ये ही इज लाइक गॉड. ओके, सो फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज इज Karl Marx. Now, an extended family is, किससे कहते हैं हम extended family? So हम extended family कहते हैं अगर न्यूक्लियर फैमिली है प्लस कुछ रिलेटिव साथ में रह रहे हैं. अब मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा. सी नाउ, इस पिक्चर में क्या हो रहा है? पहले कौन है ये हमारे, अगर हम इंडियन भाषा में बात करें, ये हमारे हैं जी दादा और ये दादी. अगर मैं सपोज इट्स मी, यहाँ पे मी लिखा हुआ है, आपको नीचे दिख रहा होगा. सो ये हैं दादा दादी. ठीक है, ये हो गए मम्मी पापा. ओके, मैं यहाँ पे आप दूसरे कल आपको यहाँ पे बताती हूँ. दिस इज मम्मी, दिस इज पापा. सो ये आपके हो गए मम्मी पापा, ये आप हो और ये आपका ब्रदर है. सो अगर सिर्फ इतनी सी फैमिली, अगर हम इतनी सी फैमिली करें ना, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, तो वो न्यूक्लियर कहलाती है. ठीक है, इवन अगर हम ग्रैंड पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर लें देन ऑल्सो इट इज न्यूक्लियर, इट इज नॉट एक्सटेंडेड. ओके, लेकिन जब ये है, ये जो है एलेक्स जो है, ये आपके चाचू या ताऊ होंगे, ताऊ जी होंगे, चाचू होंगे, चाची या ताई जी होंगे, उनके भी बच्चे हैं जो कि आपके क्या हैं, किन्स हैं. राइट. सो ये जब आपके साथ सारे रहना शुरू कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली. और कई बार अगर सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स हैं और ये रह रहे हैं तो हम उसे जॉइंट फैमिली भी कह देते हैं. बट एज सच एक्सटेंडेड कब कहते हैं? जब आपके रिलेटिव्स भी आपके साथ रह रहे हैं. ठीक है, सो न्यूक्लियर इज 1 2 3 4, ये 4 मेंबर. जॉइंट फैमिली इज ये सारे, एंड अगर ये भी बीच में मिल जाए देन इट इज एक्सटेंडेड फैमिली. ठीक है, सो कई बार जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में बहुत थिन लाइन डिफरेंस ही रखते हैं, इवन एक्सटेंडेड फैमिली में. सो बट आपने ये टर्म जरूर याद रखनी है कि न्यूक्लियर फैमिली प्लस रिलेटिव्स, सो देन इट इज नोन एज एक्सटेंडेड फैमिली. रिपीट इट अगेन. एन एक्सटेंडेड फैमिली इज न्यूक्लियर फैमिली प्लस relatives, right? Now that is the end of our chanting session. और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा लर्न करके नई चीज़ें. और सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट जिस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कई बार, बट आई थिंक यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है दैट समटाइम्स इट्स द स्मॉल थिंग्स दैट मेक अ बिग डिफरेंस. ठीक है, सो हो सकता है कि यही आपने जो सोशियोलॉजी के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको याद हुए हो वही पेपर में आ जाए, तो आपके जो बाकी मार्क्स हैं वो तो आएंगे ही, लेकिन आपके ही 3 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे. सो उससे जो डिफरेंस है वो काफ़ी आ सकता है आप में और आपके कॉम्पिटिटर में. राइट. सो प्लीज़ जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आप निगलेक्ट ना करें. एंड नर्सिंग नेक्स्ट की ये कोशिश हमेशा ही रहती है कि हम सभी सब्जेक्ट्स पे फोकस इक्वली कराएं. एंड अगर आप नर्सिंग नेक्स्ट को रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपकी 100% हम जो है ग्रोथ जो है आपको इसमें दिखेगी और आप कंप्लीट पैकेज यहाँ से लेके जाएंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज बी मोटिवेटेड, कीप लर्निंग एंड स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू.